देखिए, मैंने बायट सेवर्ट्स लॉ आपको बताया था, याद होगा आपको। ठीक है भैया, ये एलिमेंट है भाई। देखिए एक बारी फटाफट रिकैप दे रहा हूं, याद रहे ताकि। ये एलिमेंट है, इसके ऊपर करंट आई है और इस एलिमेंट की लंबाई क्या है भैया? डीएल है। इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी है। इस डीबी की जो वैल्यू थी, अगर आपको याद होगा, तो वो थी म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। फिर इसकी मैंने अलग अलग फॉर्म करवाई थी। वेक्टर फॉर्म आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि डीबी वेक्टर इक्वल्स में क्या था? म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, क्योंकि आपको पता था इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी एप्लीकेशन की बात हुई थी। एप्लीकेशन एप्लीकेशन थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। पहली एप्लीकेशन क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। वायर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट के एलिमेंट ये होता है, और ऐसे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाता है वायर। तो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इसने करंट कितना कैरी कर रखा था? आई। इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी था। सुन लीजिए, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी था। इस वायर के लोअर एंड को देखने के लिए एंगल कितना होता था? थीटा। और इस वायर को अपर एंड को देखने के लिए एंगल कितना होता था? थीटा 2। तो इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी, अगर आपको याद होगा, तो म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर। आर क्या है? दूरी है। ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, याद है? चलो, फिर मैंने दूसरी एप्लीकेशन कराई थी, एप्लीकेशन नंबर सेकंड। सेक्टर सर्कल है जिसपे आपने करंट लिया है आई। अच्छा, इस सेक्टर सर्कल की रेडियस क्या है? आर है। अच्छा, रूल भी ध्यान रखना। इसके रूल के लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, जिसमें आपका थंब, राइट हैंड का थंब जो होगा वो करंट होगा, और जो कर्ल फिंगर होगी वो क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसमें रूल राइट हैंड थंब रूल ही रहेगा, लेकिन इस बार कर्ल फिंगर क्या होगी? करंट होगी, और थंब जो होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। और आपको रूल ना भी इस्तेमाल करने का मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? छोड़ दीजिए। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? हमेशा बाहर निकलती है। साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है? उसके अंदर जाती है। क्या ये करंट घड़ी की डायरेक्शन में है? सही या नहीं? नहीं, मतलब नॉर्थ पोल बनेगा, और नॉर्थ पोल बनने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड रहेगी। ठीक है, रूल भी लगा लो। करंट क्या है भैया? कर्ल फिंगर करंट की डायरेक्शन में रखो, थंब कहां रहा है? बाहर। यहाँ पे भी आउटवर्ड मिल रहा है। क्या ये करंट घड़ी की डायरेक्शन में है? सही या नहीं? ये वाला करंट घड़ी की डायरेक्शन में है, सही या नहीं? सही मतलब साउथ पोल। साउथ पोल के अंदर जाती है मैग्नेटिक फील्ड। अंदर मतलब इनवर्ड। इनवर्ड में आपको बताया था क्रॉस बनाना है। क्या ये करंट जो है वो घड़ी की डायरेक्शन में है? सही या नहीं? सही बोल, हाँ नहीं नहीं। बोल सही। सही मतलब साउथ पोल। और अगर यहां पे साउथ पोल बना तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इनवर्ड होगी इसके। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी, अगर आपको याद होगा, तो भैया थीटा, ये आई क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस आर है। मैग्नेटिक फील्ड क्या थी प्रिया? एक्सक्यूज म्यू नॉट 4 पाई करंट अपॉन में रेडियस इंटू में अल्फा। अल्फा वो एंगल था जो उसके सेंटर पे, और अल्फा डिग्री में होगा तो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना, क्योंकि डिग्री को आप लेंथ वगैरह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। समझ गया? तो इसलिए आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। समझ गया? आज हम एप्लीकेशन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इसकी आखिरी सॉरी, तीसरी एप्लीकेशन। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ ठीक है। एप्लीकेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। अब ध्यान रखना भैया, ये बिल्कुल वैसे ही है सेक्टर सर्कल का था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, और ठीक है, चलो।
तो भैया ये है आपका एक लूप, ठीक है। इस लूप के सरकमफेरेंस पर मैंने क्या ले लिया, एक एलिमेंट। एलिमेंट क्यों ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं एलिमेंट, क्योंकि ये बायट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है, और बायट-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, इससे करंट पास कर गया तो क्या बन गया ये, करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है। आपको इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सेंटर क्या है, ओ है। सेंटर से इस एलिमेंट की दूरी क्या है, आर है। आपको पता है भाई प्लीज, आईडीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है और आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो थीटा इनके बीच में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, करंट कैरिंग एलिमेंट सरकमफेरेंस पर है और जो दूरी है वो खुद रेडियस है। सरकमफेरेंस और रेडियस एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी करंट कैरिंग एलिमेंट और रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। समझ गया। चल अभी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस एलिमेंट की वजह से ओ पॉइंट पर क्या होगी भैया, एलिमेंट की लंबाई डी एल है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डी बी। वो क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई, करंट कैरिंग एलिमेंट की क्या, आईडीएल। एंगल क्या भैया, साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि आपको बता रखा है ये दोनों परपेंडिकुलर। अपॉन में रेडियस क्या है, आर स्क्वायर। तो डीबी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई आईडीएल अपॉन में आर स्क्वायर। ये होगी इस एलिमेंट की वजह से ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। टोटल आपको पता है ऐसे एलिमेंट यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है ना, हर जगह पर ऐसे एलिमेंट है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो चलो भैया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू गिवन रिंग, इस पूरी रिंग की वजह से कुल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो उसको इंटीग्रेट कीजिए। डीबी म्यू नॉट 4 पाई क्या होगा, बाहर आएगा, कांस्टेंट है, और क्या बाहर आएगा, आई और आर स्क्वायर, आई और आर स्क्वायर, अंदर क्या होगा, डीएल। डीबी का इंडिकेशन क्या होगा, बी म्यू नॉट 4 पाई आई आर स्क्वायर। डीएल क्या है, एलिमेंट की लेंथ है, और आप पूरी रिंग के सारे डीएल को जोड़ रहे हो, कितना होगा भैया, सारे डीएल को जोड़ दो तो क्या होगा भैया, सरकमफेरेंस ऑफ रिंग आ जाएगा। और रिंग का सरकमफेरेंस क्या होता है भैया, 2 पाई आर। क्या होगा, 2 पाई आर। तो भैया ये और ये कैंसिल, और एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड रिंग के सेंटर में क्या आने वाली है, ये हो गया, ठीक है। अब डायरेक्शन, मेन तो डायरेक्शन ही है। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। यहां पर थंब क्या होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कर्ल, करंट थंब, भाई सुन लीजिए, करंट थंब जब ही होता है जब आपका वायर जो होता है वो स्ट्रेट होता है, एलिमेंट आपका स्ट्रेट होगा। अगर मेरे को केवल इसकी वजह से निकालना होगा तो स्ट्रेट होगा, और स्ट्रेट के लिए थंब आपका करंट होगा और कर्ल फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन अगर क्लोज लूप बन गया तो भैया थंब आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और कर्ल फिंगर क्या होगी, करंट, ठीक है। हाँ बिल्कुल सेम है, सेक्टर के लिए भी, कर बॉडी के लिए भाई स्ट्रेट के लिए होता है, स्ट्रेट के लिए थंब करंट और कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे कर्व हुआ या क्लोज हुआ तो क्लोज के लिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, सॉरी कर्ल फिंगर करंट हो जाएगा, और थंब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहां पे कर्ल फिंगर क्या होगी, फिंगर क्या होगी भैया, करंट। अब जिससे मैं पूछूंगा ही बताएगा, जिसकी आवाज निकल रही है उससे पूछूंगा भाई, ध्यान रखो। मैंने देख लिया पीछे, करंट कैसा है भैया, बता नैतिक, करंट कैसा है लूप में करंट है। मैं कह रहा हूं करंट कैसा है, तो कह रहा हूं लूप में करंट है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ होता है, क्या तुझे दिख रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है,
हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज ही है। और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो भैया कर्ल फिंगर क्या होगी, करंट के डायरेक्शन में थंब कहाँ होगा, बाहर। थंब बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा भैया आपका आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरी बात है, क्या ये करंट घड़ी के डायरेक्शन में है, सही है नहीं, नहीं मतलब नॉर्थ पोल। और अगर ऊपर नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर निकलेगी। क्या ये करंट घड़ी के डायरेक्शन में है, सही, मतलब साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर जाएगी। इस तरीके से आपको बनाना है। फटाफट 1 मिनट के अंदर कॉपी करो, 1 मिनट के अंदर कॉपी करो। ये देखिए, एक रिंग है जिसकी रेडियस आर है, इसके ऊपर करंट आई है, तो इसके सेंटर पे भाई प्लीज, इस सेंटर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आर के इनवर्सली है। इसका मतलब जिस रिंग की रेडियस ज्यादा होगी वहां पर उसके सेंटर पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ गए। और जिस रिंग की रेडियस कम होगी वहां पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मैं एक रिंग ये बनाऊं और एक रिंग ये बनाऊं, इस पे भी करंट आई है, इस पे भी करंट आई है, किसके सेंटर पर, O1 और O2, किसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी है, क्योंकि मुझे पता भी है मैग्नेटिक फील्ड V1 ग्रेटर देन, मैं क्या कर रहा है, सिस्टम खराब है क्या तेरा, पढ़ाई कर ले यार। ठीक है भैया, अब देखिए, अब देखिए, समझ में आ गया। अब जो मैं डेरिवेशन कराने जा रहा हूं उसके लिए एक बात बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बायट सेवर्ट्स लॉ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यही है, ठीक है। जैसे मैं एक रिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक रिंग की बात कर रहा हूं, तो रिंग कुछ इस तरीके से होगी आपकी, यह बताया तो इस तरीके से है रिंग, ठीक है। ये रिंग है ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे पड़ी हुई रिंग है, ठीक है। तो इस रिंग का जो ये एलिमेंट लूंगा मैं यहां पे, ध्यान रखना, यहां पर एलिमेंट ले रहा हूं मैं, ये एलिमेंट है, ये डीएल होगा, और करंट पास कर गया तो ये क्या क्या बन जाएगा, करंट कैरिंग एलिमेंट। इससे जो यहां से एक लाइन खींचूंगा तो ये इस एलिमेंट के ऊपर ये लाइन जो होगी ना वो होगी परपेंडिकुलर, क्या होगी। चलो मैं आपको ऐसे, ऑनलाइन वाले तो बहुत ज्यादा सुन नहीं पाएंगे, अगर मैं एलिमेंट को देखूं साइड से, सामने से, ठीक है, इस एलिमेंट को ऐसे सामने से देखो तो मुझे कैसे दिखेगा, स्ट्रेट, कैसा दिखेगा, स्ट्रेट। और ये जो लाइन ना वो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगी नीचे आते हुए। अब ये 2D में है तो ये आपको दिखेगा नहीं, 3D में तो समझ में भी आता, बाकी जो लाइन ऐसे आ रही है ना वो कुछ इस तरीके से नीचे आ रही है, समझ गया। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो एक बात ध्यान में रखना, जो मैं अब डेरिवेशन करा रहा हूं उसमें दूरी जो है, जो आर है, वो एलिमेंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्योंकि डायग्राम में आपको ऐसा दिखेगा नहीं कि परपेंडिकुलर है, बाकी अगर आप देखोगे ना, जैसे मान लीजिए ये रिंग है, ये क्या है, रिंग का ये क्या है, एलिमेंट है, क्या है। और इस एलिमेंट से मुझे वहां तक की दूरी निकालनी, तो ये जो एलिमेंट से दूरी ले रहा हूं ये क्या एक्चुअल में इसके परपेंडिकुलर ही तो है। देखो ये क्या है, ये इसके क्या है, अगर मैं इसको देखिए, ये एलिमेंट है, इससे एक लाइन नीचे की तरफ खींच रहा हूं ऐसे, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो जो मैं डेरिवेशन कराने जा रहा हूं उसमें आपको ऐसा डेरिवेशन में नहीं विजुअल होगा कि एंगल 90 डिग्री का है। बाकी ध्यान रखना कि वहां पर जिस पॉइंट पर मैं वो एलिमेंट ले रहा हूं, जहां से डिस्टेंस ले रहा हूं ना, वो एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। डेरिवेशन का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भैया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सिस। कौन सी रिंग है भैया, करंट कैरिंग रिंग। भाई देखिए, तू क्या नाम है इसका, जतिन तू आ गया जब,
भाई देखो मैं पढ़ाता हूँ तो यार मेरे को ना बीच में डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं लगती। अगर मैं पढ़ा नहीं रहा होता, मौज मस्ती कर रहा होता, तो बोलते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए भैया, तो ये रिंग आपकी ऐसे पड़ी है, मतलब इस तरीके से, समझ गए? ये आपको दिख नहीं रहा, बाकी ये रिंग ना आपकी ऐसे पड़ी है, ऐसे, मतलब आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसे पड़ी हुई रिंग। ठीक है, तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए इसको अच्छे से। मुझे एक इसका एक्सिस का मतलब क्या होगा, एक्सिस का मीनिंग देख लीजिए। ये है इसका एक्सिस, ये इसका सेंटर है, और ये लाइन कहलाती है एक्सिस। ये रिंग का एक्सिस है, ये रिंग का जो रिंग, वो जो लाइन रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास करती हो, उसको एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग का एक्सिस। रिंग के सेंटर से पास कर रही है, और ये इसके प्लेन के क्या है भैया, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको कहेंगे एक्सिस। अभी मुझे इसी लाइन पर क्या निकालनी है, इस रिंग की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब मैं इस रिंग के अंदर क्या डाल रहा हूं, करंट। क्या डाल रहा हूं? चलो भैया करंट डाल दीजिए। करंट क्या, ठीक है, ध्यान दीजिए भैया। अच्छा, इस रिंग की रेडियस बता देता हूं मैं आपको। इस रिंग की रेडियस है आपकी कैपिटल आर। इस रिंग की रेडियस क्या है, कैपिटल आर। यहां पे लिख देता हूं, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ रिंग। रिंग की रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अच्छा, इसको ले लेता हूं मैं स्मॉल आर। क्या लेता हूं? इसको ले लिया मैंने स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, सेपरेशन ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। मेन चीज है इसका डायग्राम, मेन है इसका डायग्राम। पॉइंट पी यहां पे बना रहा हूं ना, जहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये रहा पॉइंट पी, यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसके सेंटर से इस पॉइंट पी का सेपरेशन क्या है, स्मॉल आर है। समझ गए? चलो, अब आपको पता, जैसे इसकी, और एक बात बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जैसे ये एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट यहां पे मैं ऐसी बना दे रहा हूं, ये एलिमेंट है, इससे करंट पास कर गया, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनती है। देखिए भैया, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, इससे करंट पास कर गया, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, सर्कुलर फॉर्म में। अरे कहां गया, इसकी ऐसे, अबे भैया इधर आ जा। तो इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। एक एलिमेंट या एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होती है, उसके चारों ओर कोएक्सियल सर्कल की तरह बनती है। कोएक्सियल समझते हो ना, या कोसेंट्रिक सर्कल की तरह बनती है ना। सबका सेंटर एक ही होगा, इस तरीके से बनती है। अच्छा, जो सबसे छोटी रिंग रहेगी, वहां की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और जो सबसे बड़ी रिंग रहेगी, या जिसका रेडियस बड़ा रहेगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ गए? तो भैया हमने ले लिया एक एलिमेंट यहां पर, मैं इस एलिमेंट को येलो कलर से दिखा रहा हूं। एक एलिमेंट यहां लिया, और एक एलिमेंट जस्ट इसके अपोजिट लिया नीचे। ठीक है, अब इस एलिमेंट की भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेंगी, देखो ऐसे बनेंगी ना। और मैं उस मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट से पास कर रही है। समझ गए? इस तरीके ये एलिमेंट क्या करेगा, देखिए बहुत सारे एलिमेंट है इसके अंदर, बहुत सारे एलिमेंट है इसके अंदर, लेकिन मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगी। और वो लूप की बात कर रहा हूं जो लूप इस पी पॉइंट से पास कर रही है। समझ गए? अगर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये सुन लीजिए, अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। अब जैसे मैग्नेटिक लूप बन गया, ये मैग्नेटिक लूप है, मान लीजिए मैग्नेटिक लूप है। मैं चाहता हूं मुझे इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए, तो भैया मुझे मैग्नीट्यूड तो पता होगा कि इस फील्ड पे, इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड क्या होगा। उसके लिए फॉर्मूला अपने पास है ही, क्या होगा, जो अब आएगा वो फॉर्मूला होगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, तो भैया जब भी लूप के ऊपर आपको वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन देनी होती है, तो आप वहां पे क्या करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो। क्या करते हो, ये लूप बन गया मैग्नेटिक लूप। मुझे पता है भैया इस लूप की पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो तो फॉर्मूले से आ जाएगी, लेकिन जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, उसकी वैल्यू बताने के लिए आपको उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता रहे हो, उस पॉइंट की अगर आपको डायरेक्शन दी तो आप वहां पे क्या करोगे, टेंजेंट खींचोगे। क्या करोगे,
समझ गए? तो किसी भी लूप के ऊपर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो उस पॉइंट पर आप क्या करोगे? टेंजेंट खींचोगे। क्या करोगे? तो मेरी जो लूप यहां पे पहुंची है, इसे करंट कैरिंग एलिमेंट को दिख रहा होगा आपको, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है ना, इसकी जो लूप बनी है, इसकी जो, और जो इस पॉइंट से पास हुई है, उस पॉइंट पे, इस पॉइंट से जो इस एलिमेंट की जो लूप इस पॉइंट से पास हुई है, मैं चाहता हूं भैया उस लूप की डायरेक्शन दी जाए। तो मैं क्या करूंगा? वहां पर टेंजेंट खींच दूंगा। ऐसा, ऐसी रहती है ना टेंजेंट, टच करती जाती है। और आपको बता दूं, इससे ये वाली दूरी क्या कहलाएगी बताइए? ये जो ये डिस्टेंस है, क्या क्या होगा बताओ? इस ट्राइंगल का तो हाइपोटेन्यूज है, लेकिन ये जो है ना, इस लूप की रेडियस भी है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। मैं कह रहा हूं ये जो ये लूप बनी है ना, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? इस लूप की रेडियस भी होगी। मेरी बात किसको किस सुन नहीं? देख, ये तो पता लग गया ना कि जो भी करंट कैरिंग एलिमेंट होता है उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कहती है सर्कुलर शेप की होती है। क्या होती है? ठीक है, सबका सेंटर वही होता है। कौन? करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, तो अब इस तरीके से बनेगी इसकी लूप्स, मैग्नेटिक लूप। तो एक लूप क्या हुई? यहां से पास हुई, इस सेंटर, इस पॉइंट से। मैं बोल रहा हूं भैया, अच्छा एक बात बताओ, ये जो लूप है इसकी रेडियस क्या हुई? सेंटर पर कौन है? एलिमेंट है। और लूप कहां पे पास कर रही है? बी पॉइंट से। तो अगर मैं यहां से यहां तक की एक लाइन खींचू तो ये क्या होगी? उस लूप की रेडियस होगी, उस लूप की जो इस पी पॉइंट से पास कर रही है। समझ गए? और मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट पर, इस लूप की इस लूप पर, जो इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन दी जाए, तो मैं क्या करूंगा? टेंजेंट खींचूंगा। तो मैं देख रहा हूं टेंजेंट क्या है? लूप के ऊपर। टेंजेंट क्या है? लूप के ऊपर है। टेंजेंट कहां पर है? और दूसरा ये क्या है? लूप की टेंजेंट और रेडियस के बीच में क्या एंगल होता है? 90 डिग्री का। समझ गया? बस यही समझाना था मुझे। ठीक है, इनमें से कोई सी लूप लाप नहीं बननी है। ठीक है, तो मैंने कहा भैया कि एक मैग्नेटिक फील्ड थी जो इस पी पॉइंट से पास कर रही है, और ये क्या है भैया जो लाइन खींची मैंने, उस लूप की रेडियस है। उसको मैंने क्या ले लिया? एक्स। क्या ले लिया? और मैंने क्या किया भैया, जो लूप पी पॉइंट से पास कर रही थी, उस पी पॉइंट पर उस मैग्नेटिक फील्ड की, उस लूप की डायरेक्शन देने के लिए हमने क्या खींचा? एक टेंजेंट। तो हम क्या खींचते भैया? टेंजेंट। ये भैया टेंजेंट। तो आपको पता है इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्या होगा? अच्छा, ये एलिमेंट है, और इस एलिमेंट की लंबाई कितनी भैया? डीएल। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसकी वैल्यू कितनी होगी? टीबी, है ना? और ये एंगल कितना सबको पता ही है? 90 डिग्री का। समझ गए? ठीक है बेटा, पहले कहां पढ़ता था तू? तो भाई वहां पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती थी क्या? ऐसी हंसता रहता था? थोड़ा सीरियस हो जा बेटा, 12वीं क्लास में। नहीं मत, पढ़ाई पढ़ाई के बाद टाइम मत बोल बेटा। तू उधर चले, वरना तेरे को दिखी नहीं उधर। चल बैठ। ठीक है भैया, नहीं तो पूछ ले भाई, मेरे को क्लास के टाइम में ना बर्दाश्त नहीं होती ऐसी चीजें भाई, प्लीज। ठीक है, ये यहां से आते क्या है भैया? ये क्या होगी आप बताओ? ये होगी उस लूप की रेडियस जो लूप इस वाले एलिमेंट की वजह से बनी है, और वो भी कहां से पास कर रही है? पी पॉइंट से। ठीक है भैया, और हमने क्या किया, वहां की भी, इस जो नीचे नीचे वाले एलिमेंट की वजह से जो लूप बनी है, वो भी इस पी पॉइंट से पास कर रही है। ये क्या? उस लूप की रेडियस है। क्या है ये? उस लूप की रेडियस है। और इस लूप के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींची मैंने, तो क्या होगी उस लूप के ऊपर? टेंजेंट। इसकी वैल्यू भी क्या होगी? डीबी। क्या होगी? और ये क्या होगा? 90 डिग्री। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहां का जो एलिमेंट है डीएल, और ये भी क्या होगी? एक्स। तो ये जो एक्स है और यहां का जो एलिमेंट है वो एक दोनों दूसरे क्या होंगे? परपेंडिकुलर। बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो ध्यान रखना, हियर आइडियल परपेंडिकुलर टू एक्स वेक्टर। आइडियल परपेंडिकुलर टू, क्योंकि एक्स वेक्टर कहां, एक्स वेक्टर क्या है? रेडियस है। और जो एलिमेंट है वो क्या है? लूप के सरकमफेरेंस पर है। समझ गए? ये टेंजेंट है और ये क्या है? सरकमफेरेंस है। तो टेंजेंट से सरकमफेरेंस इस तरीके से आ रही है, तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा?
90 डिग्री का ध्यान रखना, ठीक है। वो आपको डायग्राम में विजिबल नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो एक्स, मेन चीज है इसमें डायग्राम ही भी है। डायग्राम जिसको आ गया समझ में वो समझ लो, उसके लिए डेरिवेशन आसान हो चुकी है, ठीक है। अच्छा इधर एंगल है थीटा, इधर भी क्या, चलो थीटा मत करो, इसको कर दो बीटा। क्या कर दो इसको, बीटा कर रहा हूं मैं इस एंगल को। ये है बीटा, तो ये भी क्या होगा, बीटा। समझ गया, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, और नहीं बता पाएगा तो सूद भी दूंगा पकड़ के। अच्छा ये एंगल कितना है भैया, ये एंगल कितना होगा इस लाइन के और इसके बीच में, इस लाइन के बीच में एंगल कितना होगा, दिख रहा होगा आपको 90। ये लाइन है खींच दी, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। लेकिन आपको पता है ये कितना है, अब ये 45 कैसे हो जाएगा, बीटा। तो ये कितना होगा, 90 माइनस बीटा। ये पूरा 90 है, ये बीटा, तो क्या होगा 90 माइनस बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आपको ये भी पता है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये लूप की रेडियस थी, ये लूप के ऊपर टेंजेंट था। तो अगर ये 90 माइनस बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, बीटा ही तो होगा। अब एक एंगल अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, एक बीटा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस बीटा, या एक 90 माइनस बीटा तो दूसरा क्या होगा बीटा ही तो होगा। तो भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं यहां पे कोई लाइन खींचता हूं, मैं यहां पे कोई लाइन खींचता हूं, ये वाली लाइन खींच दी मैंने, तो अगर यहां पे एंगल बीटा है तो यहां पर भी क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और नीचे भी क्या होगा, ये एंगल बीटा है तो ये भी क्या होगा बीटा। किसको किसको क्लियर है भी ये वाला एंगल, ठीक है। अब इस बीटा को मैं रिजोल्व कर रहा हूं, सॉरी डीबी को मैं रिजोल्व कर रहा हूं, तो इधर क्या आएगा डीबी कॉस बीटा, और क्या होगा डीबी साइन बीटा। ऐसे इस डीबी को रिजोल्व कर रहा हूं यहां पर, तो यहां पर क्या आएगा डीबी कॉस बीटा, और इधर क्या आएगा डीबी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज नोटिस करने वाली है कि इस एलिमेंट का डीबी कॉस बीटा और इस एलिमेंट का डीबी कॉस बीटा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, अपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन इस एलिमेंट का डीबी साइन थीटा, इस एलिमेंट का डीबी साइन थीटा की क्या है, सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही पूरी रिंग में जितने भी डीबी कॉस थीटा होंगे, इस पूरी रिंग के जितने भी डी कॉस थीटा होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन इस रिंग के जितने भी डीबी साइन थीटा है, सब एक डायरेक्शन में होने की वजह से सब क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब मैं लिख रहा हूं यहां पर, समझ गए, मैं पेज पलट रहा हूं। तो हेयर इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस बीटा, पूरी रिंग, पूरी रिंग के जितने भी डीबी कॉस थीटा है, उनका जो पी पॉइंट मैंने बनाया है, क्या बनाया है, पी पॉइंट, उस पर कुल इंफ्लुएंस क्या होगा उनका, जीरो होगा। जितने भी डीबी कॉस थीटा है, अगर रिंग के सारे डीबी कॉस थीटा को पी पे जोड़ा जाए तो उन सबकी वैल्यू क्या हो रही है, जीरो। समझ गए, समझ गया, क्योंकि ऊपर वाला नीचे को कैंसिल कर रहा है, दाएं वाला बाएं को करेगा, अपोजिट वाले सब एक दूसरे क्या करेंगे। एक रिंग के पास हाफ रिंग में जितने पॉइंट होते हैं उनके सबके अपोजिट अगले साइड में होते हैं, पता नहीं पता, तो सारे एलिमेंट क्या करेंगे एक दूसरे को डीबी कॉस थीटा वाला कैंसिल कर। बट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी पी क्या होगा भैया, क्या इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, डीबी साइन थीटा साइन बीटा, बीटा पूरी रिंग, पूरी रिंग के सारे एलिमेंट को आपको जोड़ना है, ठीक है। पूरी रिंग के सारे एलिमेंट के डीबी साइन थीटा को जोड़ोगे तो पी पॉइंट पर उस रिंग की वजह से कुल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। चलो आप देखते भैया, अब मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। रिंग, अच्छा बताओ डीबी क्या है, एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगी वैल्यू, डीबी की वैल्यू क्या होगी, डीबी, हाँ उस रिंग के हिसाब से बताइए, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, लेंथ क्या एलिमेंट की, लेंथ क्या एलिमेंट की डीएल है, और एंगल क्या है
90 बता रखा है ऑलरेडी मैंने। और नीचे दूरी कितनी आएगी, आर नहीं है, एक्स है। एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू यहां पे बता दो। एक्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, चलो स्क्वायर। अब पीछे हमें क्या बना है, साइन बीटा। क्या बच रहा है, देखिए ये साइन थीटा है हमारा, बच रहा है साइन बीटा भी। देखिए ये तो डीबी की वैल्यू है, ये क्या है, डीबी की वैल्यू। पीछे क्या है, साइन बीटा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है बेटा आर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एक्स। एक्स की वैल्यू बाद में डाल देंगे। तो परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है भैया आर, और हाइपोटेन्यूज क्या है भैया एक्स। तो हमने साइन बीटा के यहां पे परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज रख दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स में क्या होगा, देखिए कांस्टेंट क्या क्या देख लीजिए। पहले इसको पूरा सॉल्व करते हैं। म्यू नॉट आइडियल साइन 91 हो गया, 4 पाई नीचे क्या हुआ एक्स क्यूब, और क्या हुआ आर। ठीक है भैया, और कुछ तो नहीं है, इंटीग्रेशन है पूरी रिंग। ठीक है बेटा। अब देखिए अब ये बाहर क्या क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स म्यू नॉट बाहर गया, आई बाहर गया, कैपिटल आर बाहर गया, 4 पाई एक्स क्यूब भी बाहर गया। अंदर क्या है, डीएल है। अंदर क्या रह गया, एक्स कांस्टेंट वैल्यू है, हाइपोटेनियस है, वो फिक्स है। एक्स वैसे वेरिएबल के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहां पर मैंने एक्स कांस्टेंट के लिए यूज कर रखा है। अच्छा डीएल क्या है, सारे डील जोड़ रहा हूँ। हाँ डीएल क्या एलिमेंट है। और अगर आप पूरी रिंग के सारे डीएल को जोड़ोगे तो वो क्या है, रिंग का सरकमफेरेंस। और रिंग का सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर। क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई कैपिटल आर, ये क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर अपॉन में 4 पाई। एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, हाँ लेकिन मैं अंडर रूट में लिख रहा, मैं लिख रहा हूं कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर हाफ। क्या लिख रहा हूं, तो एक्स की वैल्यू हमें पता ही है, एक्स इक्वल्स टू में कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर की पावर हाफ, अंडर रूट में ना। की पावर क्या होगी भैया 3, ये एक्स की वैल्यू होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई। ठीक है भैया, ये क्या होगा ये देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू में आई अपॉन में, नहीं काटना ना, काट दूंगा तो वैल्यू इसकी पूरी नहीं आ पाएगी ना। इसकी पूरी वैल्यू यूज करूंगा 10 टू पावर -7 न्यूमेरिकल में। अगर काट देंगे फिर उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में जाएगी ना। आर स्क्वायर इंटू में आई अपॉन में नीचे क्या होगा भैया, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए भैया, अभी एक टॉपिक पढ़ोगे आप छोटा सा, जिसका नाम होगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, तो उसकी वैल्यू जो होगी आपको पता होगी, तो उसको लिखते हैं कैपिटल एम से। किससे लिखते हैं, वैसे डेरिवेशन पूरी हो चुकी है, डेरिवेशन आपकी पूरी हो चुकी है। ठीक है सुन लो, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई पूरी की पूरी। लेकिन अब एक बात ध्यान में रखनी है आपको, कि एक फॉर्मूला आप पढ़ोगे मैग्नेटिक मोमेंट, वो होता है करंट इंटू में एरिया। करंट इंटू में, एक करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, आगे पढ़ोगे, वो होता है करंट इंटू में उसका एरिया। करंट इंटू में उसका, डेरिवेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जो आपको जितनी आपको नॉलेज है उसमें कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अगर मैं देख इस डेरिवेशन को देखूं तो इसको आगे बढ़ा सकता हूं। मैं क्या लिखूंगा, म्यू नॉट 4 पाई, 2 अलग रखिए। अच्छा पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर रिंग का एरिया हो गया, जिस रिंग के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो एरिया इंटू में करंट क्या होता है, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसको लिखिए 2, ये क्या हुआ एरिया, ये हो गया करंट, करंट में एरिया क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसको एम लिख दीजिए। नीचे क्या हुआ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया भैया एक रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। बहुत पहलू ना, ध्यान रखिए वहीं पे आगे। ठीक है, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय, कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल में बेटा रूल वही है जो मैंने लूप के लिए यूज किया। थंब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और कर्ल फिंगर क्या होगी? करंट होगा। ठीक है। अब इसमें स्पेशल केस देखिए भैया प्लीज। खत्म होने वाली मीटिंग मुझे 3 मिनट है, उसके बाद नोट करना अपना। बगैर नोट किए कोई नहीं जाएगा। सुन लीजिए स्पेशल केस। स्पेशल केस। और पहले बोल रहा हूं, मैंने कह दिया कि रिंग बहुत छोटी है और जिस डिस्टेंस पर मैं ले रहा हूं वो डिस्टेंस क्या है भैया? बहुत दूर है। यानी स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या है? बहुत बड़ा है। इधर है लड़की। हेयर इफ स्मॉल आर इज मच 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 ग्रेटर देन कैपिटल आर। इस केस में देखो स्मॉल आर इतना बड़ा है, कैपिटल आर क्या है? बहुत छोटा है। तो मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? क्या होगी? चलो देखते हैं भैया क्या होगी। तो भैया स्मॉल आर अगर कैपिटल आर से बहुत बड़ा है, यानी ये दूरी इस रेडियस से बहुत बड़ी है, तो हमें पता है स्मॉल आर का स्क्वायर जो होगा उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं स्मॉल आर में से स्मॉल आर में कैपिटल आर को जोड़ूं तो ये क्या है? आटे की बोरी। और ये क्या है? चुटकी भर आटा। आटे की बोरी प्लस चुटकी भर आटा क्या हो गया? आर स्क्वायर ही आएगा आपका। तो हम लिख देंगे देन म्यू नॉट 4 पाई क्या है तो भैया मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला। ठीक है। क्या आएगा? 2 पाई r स्क्वायर इंटू में आई अपॉन में नीचे क्या था? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। उसकी वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल आर की पावर 3/2। ये और ये क्या कैंसिल हो गया तो आएगा आपको भैया आपका म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई कैपिटल आर क्यू आई इंटू में स्मॉल आर क्यू। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। केस नंबर 2, इफ स्मॉल आर इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ? आपका पी पॉइंट कहां पहुंच गया? रिंग के सेंटर पे। और रिंग के सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड अभी थोड़ी पहले निकाली थी। अगर स्मॉल आर की वैल्यू 0 कर दूं, इसकी वैल्यू 0 कर दूं, तो ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? सेंटर पे। सेंटर पे आपको फॉर्मूला पता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। देखते वही आता है। अगर वही आया तो मेरा रिजल्ट सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है। तो मैंने स्मॉल आर किया, हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता है म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में आई, यही था। और नीचे आपको पता है स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू 0 हो चुकी, आर 0 है, तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी? 0। तो ये क्या होगा? कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3 में। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई और नीचे क्या होगा? कैपिटल आर क्यूब। ये कैंसिल हुआ तो यहां पे आर बचा, ये और ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा? 2। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या? म्यू नॉट आई अपॉन में, यही तो आया था आपका रिंग के सेंटर पे। ठीक है। तो भैया ध्यान रखना। कहां पे? हाँ उस ठीक है। फटाफट कीजिए भैया, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कॉपी करके जाना, बगैर कॉपी के मत जाना।